रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं ग्रेट नोएडा नोएडा में सामाजिक रूप से सक्रिय रहे अनिल जी से। अनिल सिंह जी सद्भावना संस्थान से जुड़े हैं और मैं अपने स्टूडियो में अनिल जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। अनिल जी ये जानकारी दीजिए कि आपकी बैकग्राउंड कहाँ से है, बचपन कहाँ बीता आपका, और आपने जो सद्भावना संस्थान बनाया उसके पीछे का उद्देश्य क्या था और कैसे नोएडा तक पहुँचे। जी शर्मा जी, मैं प्रॉपर वैसे रहने वाला खुर्जा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। जी हमारा जो गांव है वो जंगीराबाद के पास था, कुरैना। और मेरी बचपन का जो मेरा अपनी स्कूलिंग हुई है वो खुर्जा से ही हुई है। जी खुर्जा में ही हम लोगों ने अपना शुरुआत भी मेरी, और आपको बताए हैं कि मेरी बचपन से समाज सेवा में एक रुचि थी। मैं जब समझे इंटर कॉलेज में पढ़ता था उस समय से ही हम छात्र यूनियन से जुड़े हुए थे। और छात्र यूनियन में रहते हुए हम लोग एक सामाजिक कार्य में सबसे ज्यादा अक्टिव रहते थे। और इसी दौरान खुर्जे में ही रहते रहते हम लोगों ने, देखिए हम लोग एक मध्यम परिवार से हैं और हम लोगों ने बड़ा संघर्ष करके हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। हम लोगों ने खुर्जा में रह के छोटे से काम से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक टाइम ये भी था कि जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि आपके दादा के नाम से गुड़ का, देसी घी का रेट खुलता था। कभी जब तक नत्था का रेट नहीं आएगा, जब तक हापुड़ की मंडी, मेरठ की मंडी में ये नहीं होता था कि भाई घी का रेट आज ये है या गुड़ का रेट ये है या सरसों का रेट ये है। तो हम लोगों ने वो समय भी हमारे फादर वगैरह ने देखा है, बड़ा संघर्ष करके हमारे उन लोगों ने हमारे परिवार को, क्योंकि हम लोग पहले बड़े परिवार होते थे, 13 भाई बहन थे हम लोग जी। तो बड़ा संघर्ष करके हम लोग इस स्तर पर आए। इस दौरान फिर मैं यहाँ से खुर्जा से फिर मैं अपना यहाँ नोएडा 98 में आ गया। 98 में मैंने नोएडा में आके भी कोई समाज सेवा नहीं छोड़ी। मैं यहाँ पे भी हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेता था जी। उससे पहले खुर्जा में एक मेरे साथ हादसा हो गया था कि मेरा जो छोटा भाई था मनोज, उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो वो एक दिल में टेस्ट थी कि भाई अच्छा, इतने हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे कि हम, लेकिन एक मन में ये विचार जरूर था कि मैं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। और ये विचार मेरे हमेशा मन में रहता था कि कहीं भी कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो मेरा पहला ये रहता था कि भाई किस तरीके से इसकी हेल्प करके इसको फर्स्ट एड दिला के इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं देखता था कि इतनी दुर्घटनाएं होती है, लोग निकल जाते हैं, देखते रहते हैं। मेरे भाई की डेथ भी इसी तरीके से, लोग कार का एक्सीडेंट हुआ, लोग देखते रहे, घंटों रोड पर ऐसे ही पड़ा रहा वो। तो वो सब एक दर्द था मेरे अंदर। तो ये जो संस्थान शुरू किया आपने, आपके सामने ऐसे भी कुछ उदाहरण आए होंगे जिसे समय पर मदद मिली और आज वो आपका, आपके परिवार के साथ में इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि आप किसी न किसी ने जान बचाई। मैं आपको बताऊं शर्मा जी, एक आपको ये हादसा तो बहुत फेमस हादसा हुआ था जी। जिस समय ये हम लोगों ने 10 दिसंबर 2010 को शुरू की थी ये सद्भावना सेवा संस्थान के नाम से जी। जब यहाँ पर दीपक अग्रवाल जी डीएम थे और अमिताभ यश साहब यहाँ पे एसएसपी थे। तो उस समय हम लोगों ने 20 एम्बुलेंस और 2 मोर्चरी बस से ये संस्था शुरू की थी। और उस समय भी ये नहीं सोचा था कि इतना हम लोग कर लेंगे। हमारा तो विचार ये था कि 1-2 एम्बुलेंस से हम लोग इसको शुरू करेंगे और वहां खड़ी करा देंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। लेकिन देखते देखते ये कारोबार इतना बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया ये कि देखिए कि आज हम लोग 318 एम्बुलेंस के साथ अन्य संस्थाओं से मिलकर सारे स्टेट में कार्य कर रहे हैं जी। अभी एक हादसा हुआ था, आपको ध्यान हो, एमएटी में 2 सगी बहन थी जो यहाँ पर सैंतीस के पुल से उतरते एक्सीडेंट हुआ था जी जी जी। तो वहां से हमारी एम्बुलेंस ने विदिन 10 मिनट में वहाँ एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसमें 3 कैजुअलिटी हो गई थी और 2 बहनों को हम लोगों ने बचा लिया था। और वो परिवार, आपको बताएं कि वो परिवार
आंध्रा के जो मुख्यमंत्री नायडू जी, उनकी भाई। अच्छा। जबकि हम लोग कुछ नहीं थे, जिनको पता लगे संस्था की वजह से, वो आज भी वो परिवार मेरे को ना कभी भी कॉल करता रहता है, बोलते हैं कि आप लोगों ने की वजह से आज भी जिंदा है बच्चियां। वो बच्ची मेरे से मिलने आई यहाँ पर। मुझे अनुभव होता है, ऐसे हजारों कॉल आते हैं कि समाजी कि भाई आपकी हमारा भाई की जान बच गई, आपकी एम्बुलेंस की वजह से हमारे बेटे की जान बच गई। तो ये सब चीजें बड़ी सख्त पहुंचाती मेरे को। अच्छा, कोरोना काल आया इस दौरान 2 साल का, उस दौरान आपका अनुभव बिल्कुल अलग तरह का होगा, जिसमें आपके जो काम करने वाले लोगों ने कितना काम किया होगा, ये भी आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। शर्मा जी, हमारी ये कोविड काल में आपको बता दें कि पहले वाले उसमें पहली लहर में हम लोगों ने काफी राशन वगैरह, करीब 7 लाख लोगों को हम लोगों ने राशन के पैकेट वितरित किए। और काफी आगे बढ़ेंगे, तो पता नहीं कहाँ से ईश्वर। मैं ये बता दूं आपको कि मेरे यहाँ उसमें भी करीब इतने राशन बढ़ गया था, तो हमने कई महीने तक जो झुग्गी झोपड़ियां 80 में फेज 2 में हम लोग कई महीने तक उसको राशन को बराबर वितरित किया। और सेकंड लहर में तो देखिए वो तबाही ऐसी थी कि वो तो वो गाँव से मंजर अभी भी घूम लेता है तो दिल दह जाता है कि हमारी जो एम्बुलेंस थी बराबर काम कर रही थी। हमारी 2 ड्राइवर भी उसमें कोविड में काल खत्म हुए थे। हम लोगों ने हजारों मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। ये लगाइए हर जगह से यही खबर आती थी कि भाई, और उस समय ऑक्सीजन की कमी से हम लोगों ने जो ऑक्सीजन के कंटेनर थे जयपुर से मंगाए थे, जो डिस्पोजल वाले होते हैं। हम लोगों ने जितना प्रयास हो सकता था हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। हम लोगों ने जितनी मदद लोगों की हो सकती थी, लोग मेरे परिवार वाले मुझसे झगड़ा करने लगे कि भाई आप परिवार के मुखिया हैं, आप बाहर जाते हैं, आप बताइए आपको कुछ हो गया तो। मैंने कहा जो ईश्वर करेगा, जब ये मेरे लिख दिया है मेरे साथ ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सब लोग सुरक्षित रहे। लेकिन मैं उन 2 जो ड्राइवरों की डेथ हुई थी उसके लिए मेरा शिवम और योगेंद्र, उसकी मुझे बहुत दुख है। मैंने उस परिवार के लिए जो मेरे से बन सकता था वो मैंने किया। मुख्यमंत्री जी से मदद कराई उन लोगों की। और हम लोग पूरा प्रयास यही करते हैं कि सद्भावना सेवा संस्थान पर यदि कोई कॉल आए तो कोई निराश ना हो। तो अभी आज के समय में अगर किसी को जरूरत पड़ती है आपकी, तो उसको क्या करना चाहिए? किस किस क्षेत्र में आपकी ये एम्बुलेंस काम कर रही है और क्या नंबर है जिसके जरिए लोग मदद पा सकते हैं? जी, ये शर्मा जी एक नंबर है 9540040099। ये नंबर है जो हम लोगों ने सब जगह फ्लैश किया हुआ है। इस पर हमारे काफी नंबर हैं, एक ही नंबर पे हमारी लाइनें काफी हैं। ठीक है। और ये हम लोग जैसे इसकी कॉल आती है तो नजदीक में जहाँ भी दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना होती है, जो भी नजदीक में गाड़ी होती है वो विदिन 10-15 मिनट में पहुंच जाती है वहाँ पे। तो ये अब आने वाले दिनों में किस तरह का प्लान है जो एक सामाजिक रूप ले चुका है? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को दुर्घटना से अवेयर कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सी दुर्घटना इस वजह से होती हैं कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, और उसके जरिए भी हम एक बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोगों ने 3 महीने का एक ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया था जगह जगह जाकर कि भाई ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। 2 पहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट लगा कर चले, हेलमेट अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि हेलमेट से जो लोग हेलमेट लगाते हैं वो उन लोगों की यदि अच्छा हेलमेट लगाया हुआ है तो वो दुर्घटना में, क्योंकि हमेशा से हमेशा मैं सभी से 2 पहिया वाहनों से यही कहता हूँ, चालकों से, कि आप अपना हेलमेट केवल ये ना सोचें कि ट्रैफिक पुलिस चालान कर देगी, आपकी जिंदगी भी उस हेलमेट से बचती है। बिल्कुल। मैं 4 व्हीलर चालक से भी हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बेल्ट लगाकर ड्राइव करें, स्पीड ओवर स्पीड ना करें, हमेशा गाड़ी को लिमिट में चलाएं, हमेशा रेड लाइट पर रुकें जी। बहुत से लोग रेड लाइट जंपिंग करते हैं, उस समय दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों ने काफी ये 3-4 महीने का एक जागरूकता अभियान चलाया था, और अभी हम लोग फिर से एक 15 अगस्त से कार्यक्रम इसी तरीके का चला रहे हैं, जिसमें कि सभी लोगों को
जागरूक किया जाए कि भाई आप लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। और जो भी हो सकता है, यदि आप अपने आस पड़ोस में ही छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को अपना वाहन ना दें जिनके पास लाइसेंस नहीं है। आजकल 15-15, 16-16 साल के बच्चों को देखिए, पेरेंट्स गाड़ियां दे देते हैं, टू व्हीलर दे देते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इस सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इस तरीके से छोटे बच्चों को गाड़ियां ना दें। अच्छा, आपके इस अभियान में पुलिस प्रशासनिक मशीनरी किस तरह का काम करती है और कैसे आप लोग उनकी मदद लेते हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या दूसरे आवासीय या इंडस्ट्रियल एरिया? जी देखिए, पुलिस का तो हमेशा सहयोग रहता है जी। पुलिस हमेशा सहयोग करती है इसमें हमारा। देखिए, हमने वो चाहे ट्रैफिक के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया हो या कहीं दुर्घटना हो जाए, हमेशा पुलिस मदद करती है। और अब पहले जैसा नहीं है कि पहले ये होता था कि भाई आप कहाँ से लेकर आए, कहाँ दुर्घटना हुई। पहले काफी परेशानी शुरू में आती थी हम लोगों को, तो लेकिन अब ये परेशानियां नहीं आती हैं और हॉस्पिटल में भी काफी मदद मिलती है। अब दुर्घटना होते ही तुरंत ही सरकारी, क्योंकि हमारा एक और है शर्मा जी कि हम लोग जितना भी सड़क दुर्घटना होती है उनको हम सरकारी अस्पताल में ही ले जाते हैं, हम किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाते। हमने सभी ड्राइवरों से यही निवेदन किया हुआ है कि आप प्रयास ये करिए, जो भी नजदीक में सरकारी हॉस्पिटल हो आप वहां लेके जाइए। यदि उनका कोई पेरेंट्स साथ में है, यदि वो कहता है जब कि भाई हमें यहाँ जाना है, तब ही जाइए किसी प्राइवेट अस्पताल में, वरना आप सरकारी अस्पताल में जाइए। क्योंकि किसी को ये ना महसूस किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे हैं तो कहीं हमारा कोई लालच है। हमारा लेस मात्र भी कहीं लालच नहीं है, हमारा सिर्फ सेवा भाव है और हमारा 100% ये प्रयास रहता है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति तड़प कर अपनी जान ना दे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपके इतना लंबा समय हो गया, 2010 से शुरू किया और 12 साल हो गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रोचक किस्सा भी होगा जिसमें आपने अपनी आंखों से भी देखा होगा और कि किसी आदमी की ऐसी स्थिति हुई होगी जिसमें लोग उम्मीद छोड़ चुके थे और आपके प्रयासों से उसको जिंदगी मिली और वो जिंदगी में आप भी वो दृश्य नहीं भूले होंगे। शर्मा जी, ये किस्सा है, आपको बताएं, गढ़ का। गढ़ और हापुड़ के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था जी। तो लोगों ने कहा कि, तो जब हमारी गाड़ी वहां पर पेशेंट को छोड़कर आ रही थी तो उन्होंने कहा ये खत्म हो चुका है बंदा। लेकिन एक बंदा हमारा जो ड्राइवर था बोले नहीं अभी इसमें सांस है, कोशिश कर लेते हैं। लेकिन उसके एक साथ में तो जो था उसने कहा नहीं इसमें कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब हमने अपने गांव से लोग बुला लिया है, ये कर लिया है। इस तरीके का आप विश्वास करिए, वो बंदा आज जीवित है। हमारे ड्राइवर ने और उसने लड़के ने उसको ले जाके हापुड़ में एडमिट कराया। शिवम नाम था और उसका बोरासी का रहने वाला था वो आज जिंदा है, जिसको कि उनके साथियों ने ये समझा था कि भाई ये खत्म हो चुका है एक्सीडेंट पे। तो बहुत सी ऐसी रोचक है, क्योंकि समय इतना लंबा हो गया है, कोई ना कोई ऐसे हादसे और वो हमारे सामने आते रहते हैं। अब कभी कभी आपको बताया, अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे पे से मेरे पास कॉल आया। उसने कहा सर अभी एक एम्बुलेंस निकल के गई है, मैंने उसको हाथ दिया। हमने कहा भैया आप ऐसा करिएगा, आप वो हमारी एम्बुलेंस नहीं होगी, यदि हमारी एम्बुलेंस जा रही जी रुक जाएगा। मैंने इस दौरान भी फिर मैंने चार्ट पर देखा, हमारे यहाँ जो GPRS चार्ट है, मैंने उस पर देखा कि वो हमारी एम्बुलेंस नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि वहां से 3.5 किलोमीटर पे हमारी एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अच्छा। तो हम लोगों ने तुरंत ही उनको बोला कि आप मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए, 3.5 किलोमीटर पे एक हमारी एम्बुलेंस है यदि और तुम हम उसको भेजते हैं। तो आप ये देखिए, ये 3 दिन पहले की बात है। हाँ। अब उन लोग अब क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पता नहीं कहाँ से हम लोग सरकारी सुविधा ले रहे हैं, कहाँ से ये सरकारी वो है। तो उन लोगों ने क्या किया कि वहां से पेशेंट को लिया, बोले आगरा लेके चलिए। हमने कहा, उस हमारे ड्राइवर ने हमको कॉल किया, हमने कहा कोई बात नहीं, आगरा पर स्थिति ऐसी है। बोले सर ये बचेगा नहीं यदि आगरा ले गए तो। बोले इनको ये नहीं समझ रहे कि पहले सबसे पहले नजदीक के सरकारी अस्पताल फर्स्ट एड की जरूरत होती है सबसे पहले जी। भाई ये कह रहे हैं आगरा लेके चलिए और जबरदस्ती कर रहे हैं सर, और मारपीट कर दी मेरे साथ में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जिनको ये समझ नहीं आती कि भाई करना क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब तो आप लोगों के पास जब इतना एक्सपीरियंस है तो आपने अपने ड्राइवरों को, अपने स्टाफ को, जो लोग उसमें एम्बुलेंस में रहते हैं, उनको फर्स्ट एड का, अगर कोई ऐसी घटना मिलती है रास्ते में तो पहले फर्स्ट एड क्या करें, वो इस तरीके की वो करते हैं, तो वो जानकारी आप पब्लिक के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर किसी के साथ ऐसा दिख रहा है कोई। फर्स्ट एड होती है जी। फर्स्ट एड में हमारे यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो सारी गाड़ियों में है ही है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। फर्स्ट एड में हम लोग जैसे पट्टी होती है, गर्म पट्टियां होती हैं, और जो अपना ये अपना इसे सोफ्रामाइसिन है, इस टाइप की जो ट्यूब होती है ये है जी। जो भी जैसे फर्स्ट एड से संबंधित जितनी भी मेडिसिन होती है वो किट हमारी साथ में रहती है गाड़ी में। और हमारे ड्राइवर और जो अटेंडेंट रहता है वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है अब कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर लेता है, यदि छोटी मोटी चोट होती है तो। जी जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसा संवेदनशील विषय जिसमें लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर कोई मुसीबत के समय में है और उस समय आपकी एम्बुलेंस दिखाई दे जाए तो लगता है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हुई है आपकी तरफ से जिससे कि आदमी का जीवन बच सकता है, और आपने ऐसी जानकारी दी है। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी आपकी इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोगों का जीवन बचा सके। मैं आपको जी। हम लोगों ने 2 वेंटिलेटर वाली बस तैयार की है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है जी। वो जल्दी ही हमारी अभी रोड पर आ जाएंगी। और दूसरा हम लोगों ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील, जो लोग ये कोविड का टीका नहीं लगा पाए हैं उन लोगों को, जो दूर के इलाके में है, जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, हम लोगों ने एक बस तैयार की है जो कि वहां जाकर के कोविड के टीका लगाएगी। और उसके बाद में वहीं पर हम लोग व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं, जैसे अभी दोबारा से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ केस बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि वो हमें ऐसी बस में ऐसी व्यवस्था कुछ करा दें जिससे कोविड टेस्ट हम लोग वहाँ पे टेस्ट करा लें और बाद में लैब पर भिजवा दें। तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोगों की मीटिंग थी 10 बजे सुबह, तो हम लोगों ने वो बस को अब सभी लोगों को एक्टिव कर दिया है क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। और सभी लोगों को यही निवेदन किया है कि आप लोग मास्क लगा के रहें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और हाथों को बार बार साफ करें। ये मैंने सभी लोगों को, हम लोगों ने अपने स्टाफ में, अपने मिलने वालों को, सभी को इस बारे में बताया है आज। जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जी धन्यवाद सदभा जी आपका। नमस्कार। आपने हमारी संस्था की बातें लोगों तक पहुंचाई, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अनिल सिंह जी को, जो सद्भावना सेवा संस्थान से जुड़े हैं और उसके कर्ता धर्ता हैं, और वो आपात स्थिति में लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के साथ मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।